फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम फ़ी है। फ़ी एक बेहतरीन फाइटर है। वो अपने स्किल की मदद से लोगों को मार रहा होता है, लेकिन ज़्यादा लोग होने की वजह से फ़ी को एक फाइटर मारकर गिरा देता है। इसी दौरान फ़ी को अपने बचपन का दिन याद आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फ़ी के डैड अनाथ बच्चों की मदद कर उन्हें अपने आश्रम में रहने देते थे। ऐसे एक दिन उन्हें एक बच्चा मिलता है जिसका नाम फायरी था। फायरी बहुत ज़्यादा बीमार था, इसलिए फ़ी के डैड उसे अपने आश्रम में लाकर उसका इलाज करने लगता है। इलाज के बाद फ़ी फायरी के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। फिर कुछ सालों के बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक टाइगर नाम का एक ग्रुप मजदूरों को वेयर हाउस से गायब कर रहे हैं। रीजन क्या है वो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन जो कोई भी ग्रुप के खिलाफ जाता है उन्हें मारकर फेंक दिया जाता है। इस जगह का नाम है मरीन सिल्क रोड। यहाँ सारे इलीगल काम होते हैं। इस जगह पर दो ग्रुप्स हैं, नॉर्थ सी और ब्लैक टाइगर। इन दोनों ग्रुप्स की आपस में नहीं बनती। ब्लैक टाइगर गैंग फॉरेनर से डील कर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग का काम करते हैं। इस गैंग के 3 मेन लीडर हैं। पहला नॉर्थ एविल जो मजदूरों का लीडर है, दूसरा ब्लैक क्रो जो गैम्बलिंग का बिजनेस संभालता है, तीसरा ओल्ड स्नेक जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। इन तीनों का बॉस और इस गैंग का लीडर मास्टर लुई है, जो इन तीनों टाइगर्स को अपने बेटे के समान मानता है। इसके बाद हमें फ़ी को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों के साथ ब्लैक टाइगर गैंग में शामिल होने के लिए आ रहा होता है। फ़ी का मकसद टाइगर गैंग का 4th मेंबर बनना है, जो काफ़ी मुश्किल है। फिर अब सबको मास्टर लुई के सामने लाया जाता है, जहाँ मास्टर लुई अपने एक आदमी को जान से मार देता है, क्योंकि वो नॉर्थ से गैंग के लिए काम करता था। फिर मास्टर 2 गरम रोड सभी नए फाइटर्स की तरफ करता है, जिससे सब डर जाते हैं। मगर फ़ी बिल्कुल भी नहीं डरता, वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। इसके बाद मास्टर लुई चाय पिलाने के बहाने सबके हाथों पर गर्म पानी गिराने लगता है। दर्द के मारे सब लोग अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, लेकिन फ़ी कप को पकड़े रखता है। ये देख मास्टर लुई को काफ़ी अच्छा लगता है। मास्टर लुई यहाँ सबसे कहता है कि जो कोई नॉर्थ सी गैंग के मास्टर का सर काट कर लाएगा, मैं उसे अपने गैंग का 4th टाइगर बना दूंगा। ये सुन फ़ी नॉर्थ सी के फाइटर से लड़ने आ जाता है। फ़ी या नॉर्थ सी के मास्टर को बुरी तरह से मारकर उसका सर काट लेता है। अब वो उसका सर लेकर जाने वाला होता है, तभी नॉर्थ सी गैंग के लोग आ जाते हैं, जिससे फ़ी लड़ने लग जाता है। एंड ये वही सीन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। खैर अब जब फ़ी को एक फाइटर नीचे गिराता है तो फ़ी का साथी बिग टूट उसे बचाने के लिए वहाँ रखे पटाखों को फोड़ देता है। इससे सबका ध्यान भटक जाता है एंड फिर बिग टूट मौके का फ़ायदा उठाकर फ़ी को यहाँ से बचा लेता है। इसके बाद मास्टर लुई फ़ी के हाथ में नॉर्थ सी गैंग के मास्टर का सर देख बहुत खुश हो जाता है। मास्टर लुई फ़ी को अपना चौथा मुंह वाला बेटा और गैंग का 4th टाइगर बना देता है। फिर बिग टूट फ़ी से दोस्ती करने के लिए उसे अपने बारे में बताकर चला जाता है। यहाँ एक बार फिर फ़ी को अपना बचपन याद आता है, जहाँ वो चुन, फायरी और लिटिल फा के साथ खेल रहा होता है। खेलने के बाद जब ये लोग घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लिटिल फा को कोई उठाकर ले जा रहा है। फ़ी भागकर उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी उसे लात मारकर यहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे फ़ी के डैड उस आदमी को पकड़ लेते हैं जिसने लिटिल फा को किडनैप किया था। फ़ी के डैड को यहाँ पता चलता है कि इस आदमी ने लिटिल फा को बेच दिया है। फिर सीन प्रेजेंट में शुरू होती है तो हम नॉर्थ सी मास्टर के बेटे ऊ को देखते हैं, जो अपने डैड का कटा हुआ सर देख ये कसम खाता है कि वो इसका बदला जरूर लेगा। दूसरी ओर रूल के मुताबिक टैटू आर्टिस्ट फ़ी के बॉडी पर टाइगर का टैटू बनाने लगता है। इस दौरान टैटू आर्टिस्ट फ़ी से कहता है कि टाइगर गैंग का सारा पैसा एक बड़े से लॉकर में जमा होती है, जिसकी 2 चाबियां हैं। उन चाबियों का कलर है गोल्ड एंड सिल्वर। एक चाबी का सेट मास्टर लुई के पास है और दूसरा ब्लैक क्रो और ओल्ड स्नेक के पास है। रीजन ये दोनों मास्टर लुई को ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। खैर अब रात को मास्टर लुई सबके सामने फ़ी को अपना चौथा टाइगर घोषित कर देता है। दूसरी तरफ हम ऑर्फन नाम के गैंग को देखते हैं, जो ब्लैक टाइगर गैंग से बदला लेकर मासूम लोगों को न्याय दिलाने की कसम खाती है। इसके बाद धीरे धीरे फ़ी नॉर्थ सी गैंग वालों को मारकर उनकी जगह कैप्चर करने लग जाता है। फ़ी अक्सर ऑर्किड नाम के एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, जिससे उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे एक दिन जब फ़ी ऑर्किड के रूम में सो रहा होता है तभी उसे लिटिल फा का सपना आता है। फ़ी यह सोचता है कि उस किडनैपर ने शायद लिटिल फा को प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया होगा। ये सोचकर वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। खैर अब यहाँ में पता चलता है कि ऑर्किड फ़ी को पसंद करती है, मगर फ़ी उसे बस अपना अच्छा दोस्त मानता है। ऑर्किड यहाँ फ़ी से कहते हैं कि जब मैं छोटी थी तब कुछ गुंडों ने मेरे डैड के अनाथ आश्रम में आग लगा दिया था, पर मेरे डैड ने सभी बच्चों को बचा लिया, लेकिन इस चक्कर में उनकी जलकर मौत हो गई। इसके बाद हम फ़ी को देखते हैं जो अपने काम की सक्सेस पार्टी सेलिब्रेट कर रहा होता है। यहाँ नॉर्थ इविल भी आता है जो फ़ी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन फ़ी की ब्लैक क्रो और ओल्ड स्नेक से अच्छी दोस्ती हो जाती है। नॉर्थ इविल यहाँ फ़ी को लड़ने की चुनौती देता है, जिस दौरान हमें पता चलता है कि ब्लैक क्रो की भी नॉर्थ इविल से नहीं बनती, इसलिए नॉर्थ इविल उसे भी लड़ने की चुनौती दे देता है। ब्लैक क्रो यहाँ नॉर्थ इविल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर तभी मास्टर लुई यहाँ आकर दोनों को डांटने लगते हैं। फिर हम फ़ी के बचपन वाले दोस्त फायरी और चुन को देखते हैं, जो अनाथ बच्चों का ख्याल रखते हैं। साथ ही ये लोग ऑर्फन गैंग चलाते हैं। फायरी यहाँ चुन को एक ब्रेसलेट देता है, जिसे चुन वापस कर देती है, क्योंकि वो हमेशा से फ़ी को पसंद करती है।
नेक्स्ट डे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो मास्टर लुई से 300 मजदूरों का डील करने आया है। मास्टर लुई इस डील के लिए मान जाता है। वो फी को इसके बारे में बताता है तो फी मास्टर से कहता है कि कुछ मजदूर तो बाहर जाकर काम करने के लिए तैयार है, तो उन्हें गायब क्यों करना। इस पर मास्टर कहता है कि वो लोग 300 मजदूर को खरीदना चाहते हैं। साथ ही मास्टर लुई नॉर्थ सी गैंग के नए लीडर ऊ को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि उसे यकीन था कि ऊ अपने पिता का बदला जरूर लेगा। दूसरी ओर हम फायरी और चुन को देखते हैं जिनके आश्रम में एक बच्चा बीमार से मर चुका है। इसके बाद हमें एक बार फिर फायरी और फी के पास को दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों आश्रम में आग लगने वाले से बदला लेने गए थे, मगर किसी ने उसे पहले निपटा दिया था। ये देख दोनों को बहुत गुस्सा आता है। इसी बीच फी के डैड का दोस्त यहाँ आता है जो एक मॉन्क है। मॉन्क दोनों को अपने साथ ले जाकर सालों तक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता है। साथ ही मॉन्क दोनों को सिखाता है कि हमें मार्शल आर्ट का यूज़ दूसरों की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। इसके बाद जब इन दोनों की ट्रेनिंग खत्म होती है तो ये दोनों मिलकर एक ऑर्फन गैंग बनाते हैं जिसका मोटो लोगों का मदद करना है। यहाँ में पता चलता है कि फी ब्लैक टाइगर गैंग में वर्कर को बचाने के लिए शामिल हुआ है। इसके बाद हम चुन को देखते हैं जो लोगों के बीच रहकर लॉन्ड्री का काम करती है। ऐसे एक दिन ऑर्किड चुन को देख उसे अपना कपड़े दे देती है। चुन यहाँ फी को मैसेज देने के लिए आया करती है। वो जब फी के कपड़े पर मैसेज डाल रही होती है तो ऑर्किड यहाँ देख लेती है। फिर रात को फी और फ्री उस मैसेज को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि तिजोरी की गोल्डन चाबी ओल्ड स्नेक के पास है। ये जान अगली सुबह ऑर्फन गैंग वाले ओल्ड स्नेक से चाबी छीन लेते हैं। फिर जब ओल्ड स्नेक उनका पीछा करते हैं तो फ्री और उसके लोग यहाँ कर ओल्ड स्नेक को जान से मार देता है। इसके बाद वो उस चाबी का कॉपी लेकर ओरिजिनल चाबी वही छोड़ देता है। रात को जब मास्टर लुई को यह बात पता चलता है कि ऑर्फन गैंग वालों ने ओल्ड स्नेक को मारा है तो वो सबसे पहले चाबी चेक करता है। चाबी मिलने से उसे राहत मिलती है। इसके बाद फी जुआ खेलने जाता है जहाँ वो बार बार हार रहा होता है। अब क्योंकि फी फोर्थ टाइगर है इसलिए वो गैंग मेंबर से बार बार पैसे ले रहा होता है, पर हर बार हारने की वजह से गैंग मेंबर उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। इससे फी बहुत गुस्सा हो जाता है। फी का गुस्सा देख ब्लैक क्रो उसे अपने साथ ले जाकर 50 सिक्के देता है, मगर फी कहता है कि मुझे 300 सिक्के चाहिए। ये सुन ब्लैक क्रो को भी गुस्सा आ जाता है। उसे शांत करने के लिए फी ब्लैक क्रो से कहता है कि मेरे पास सोने की चाबी है। मैंने नॉट इविल के आदमी को इस चाबी का कॉपी बनाते हुए देख लिया था, फिर मैंने उस आदमी को मारकर उससे यह चाबी छीन लिया। फी की बात सुन ब्लैक क्रो को लगता है कि ओल्ड स्नेक को नॉट इविल ने मारा है, इसलिए वो फी के साथ हाथ मिला लेता है। फिर दोनों खजाना देखने जाते हैं, जिसे देख ब्लैक क्रो काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसके पास अब दोनों चाबियाँ हैं। इसके बाद फी फायरी के साथ मछली पकड़ने जाता है तो वो उससे कहता है कि बड़ी मछली फंस चुकी है। बड़ी मछली मीन्स ब्लैक क्रो। खैर अब घर जाकर फायरी जब फी का मैसेज देखता है तो उसमें तिजोरी का मैप बना होता है। नेक्स्ट डे चुन ऑर्किड को उसके कपड़े लौटाने आती है तो ऑर्किड उससे कहती है कि फी तुम्हारे कपड़े फाड़ देता है। ये सुन चुन गुस्से में यहाँ से चली जाती है। यहाँ में पता चलता है कि ऑर्किड चुन से जेलस करती है। फिर फी उस मैसेज को पढ़ता है जहाँ लिखा होता है कि वो लोग अगले दिन से काम शुरू कर देंगे। इसके बाद हम मास्टर लुई को देखते हैं जो फी को अपने हथियार दिखाने लाता है। साथ ही मास्टर लुई फी से कहता है कि ओल्ड स्नेक के मरने के बाद से मुझे यह एहसास हो रहा है कि शायद कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। इसी दौरान ऊ और उसके लोग यहाँ आ जाते हैं, इन्हें मास्टर लुई मारने लग जाता है। दूसरी ओर ऊ फी के ऊपर हावी हो रहा होता है जिसे मास्टर लुई बचा लेता है। फिर मौका देखकर फी ऊ का हाथ काट देता है, मगर वो उसे मारना नहीं चाहता था, पर हरामी मास्टर फी के तलवार पर किक कर उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ ऑर्फन गैंग वाले मास्टर लुई के वेयरहाउस को जला देते हैं जिसमें बहुत सारा माल रखा हुआ था। इसी दौरान ब्लैक टाइगर गैंग वाले यहाँ आ जाते हैं। वो लोग फायरी को भागता हुआ देख उसका पीछा करने लग जाते हैं। साथ ही ब्लैक क्रो यहाँ चुन को देख उसका पीछा करता है। इधर मास्टर लुई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। मामले को शांत करने के लिए फी यहाँ से निकल लेता है। इसके बाद हम फायरी को देखते हैं जो ब्लैक टाइगर मेंबर से लड़ने लगता है, मगर ज़्यादा लोग होने की वजह से वो पकड़ा जाता है। दूसरी ओर जब ब्लैक क्रो चुन का पीछा कर उसके घर आता है तो हम यहाँ फी को देखते हैं। फी दरवाज़ा बंद कर ब्लैक क्रो और उसके आदमियों को निपटा देता है। इसके बाद फी चुन से कहता है कि वो भी उसे पसंद करता है। चुन ये सुन ऑर्किड के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि ऑर्किड बस मेरी अच्छी दोस्त है। ये सुन चुन को थोड़ी सी राहत मिलती है। फिर जब फी वापस मास्टर लुई के पास आता है तो वो देखता है कि फायरी को पकड़ लिया गया है। मास्टर लुई या फी को उसे मारने के लिए कह ही रहा होता है, तभी फायरी मास्टर से कहता है कि उसका खजाना चोरी होने वाला है। ये सुन मास्टर लुई यहाँ से निकल लेता है। दूसरी ओर चुन सभी लोगों के साथ मिलकर खजाना चोरी कर लेता है। इधर फी फायरी को बचाने की कोशिश करता है, मगर फायरी इसके लिए मना कर देता है क्योंकि मिशन अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए फायरी नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी मास्टर लुई को फी की असलियत का पता चले। इतने में ही मास्टर लुई दोबारा यहाँ आ जाता है। मास्टर लुई यहाँ फी से फायरी का जबान काटने के लिए कहता है। इसी दौरान कुछ मेंबर्स ब्लैक क्रो की डेड बॉडी लेकर यहाँ आ जाते हैं। ब्लैक क्रो की डेड बॉडी पर नॉट इविल के छड़ी का निशान होता है जिससे शक सीधा उसके ऊपर चला जाता है, लेकिन ये निशान फी ने लगाया है। उसने उसकी छड़ी की कॉपी बना ली थी। खैर अब ये सब देख नॉट इविल मास्टर लुई से कहते हैं कि कोई इसे फंसाने की साजिश कर रहा है। ये कहते ही वो तलवार लेकर फायरी को सब कुछ बोलने के लिए कहता है।
जिस पर फायरी नोटेबल के कान में कहते हैं कि वो उसे कुछ नहीं बताएगा। ये कहकर वो नोटेबल के तलवार से अपनी गर्दन काट लेता है। यहाँ सबको लगता है कि नोटेबल ने फायरी को जानबूझकर मारा है, लेकिन मास्टर लुई को यकीन है कि ये जरूर किसी और की साजिश है। फिर यहाँ फायरी के साथ बिताए हुए पल को याद कर बहुत इमोशनल हो जाता है। वो ऑर्किड को फायरी के मौत के बारे में बताकर रोने लग जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो उन 300 लोगों का पता कैसे लगा है। साथ ही नोटेबल को उस पर शक हो गया है। बाहर हम देखते हैं कि बिग टूथ इनकी बातें सुन रहा है। यहाँ बिग टूथ ऐसे बिहेव करता है जैसे वो फी के बारे में पहले से जानता हो। फिर अब जब फी बाहर मार्केट में आता है तो वो देखता है कि मास्टर लुई के लोग हर तरफ है। ये देख वो मिशन को कुछ टाइम के लिए रोकने की सोचता है, लेकिन वो ये बात ऑर्फन गैंग वालों को बताए कैसे। उन्हें मैसेज पहुंचाने के लिए फी एक स्टोरी सुनाने वाले के पास जाकर अपनी स्टोरी सुनाने के लिए कहता है। उसकी स्टोरी से ऑर्फन गैंग वाले को उसका मैसेज मिल जाता है, लेकिन मास्टर लुई जब ये स्टोरी सुनता है तो वो ये समझ जाता है कि किसी ने उन लोगों को अलर्ट करने के लिए स्टोरी सुनाने को कहा है। इसलिए वो उस स्टोरी सुनाने वाले आदमी को उठाकर ले आता है, लेकिन ये आदमी तो अंधा निकलता है। इसलिए अब उसे आवाज़ सुनकर उस आदमी की पहचान करना होगा जिसने उसे स्टोरी सुनाने को कहा था। मास्टर लुई के सब लोग एक एक करके उस स्टोरी का नाम लेते हैं। फिर जब फी की बारी आती है तो वो उसके कान में कहता है कि मैं वही हूँ जिसकी वजह से कल रात सोना बांटा गया था। ये सुनिए आदमी फी को पहचानने से इनकार कर देता है। इसके बाद हम नोटेबल को देखते हैं जो अपनी सिक्योरिटी 2 गुना बढ़ाकर मसाज करवाने लगता है। इसी दौरान ऑर्किड अपनी एक साथी के साथ नोटेबल से मिलने की रिक्वेस्ट करती है। अब जैसे कि हमें पता है कि ऑर्किड एक प्रोस्टिट्यूट है, इसलिए नोटेबल उसे अंदर आने दे देता है। अंदर आकर ऑर्किड नोटेबल को फी के बारे में सब कुछ बता देती है। ऑर्किड नोटेबल से कहती है कि वो फी के साथ सेफ फील नहीं करती, इसलिए वो उसके पास आ गई है। साथ ही हमें यहाँ पता चलता है कि ऑर्किड वही लिटिल फा है जिसे बचपन में किडनैप कर लिया गया था। खैर अब ये दोनों यहाँ रोमांस करने लग जाते हैं। इसी बीच मौका पाकर ऑर्किड नोटेबल पर हमला कर देती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे ही जान से मार देता है। इसके बाद नोटेबल ऑर्किड के साथी के पास आता है जो चून होती है। चून यहाँ नोटेबल को मारकर भाग जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ऑर्किड ने हमेशा फी के दिल में रहने के लिए नोटेबल को मारने का डिसाइड किया था। दूसरी ओर फी को उन 300 मजदूरों का पता चल जाता है। फिर अब जब वो चून से मिलता है तो वो उसे ऑर्किड के बारे में बताती है, जिससे फी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट डे फी अपने लोगों को जमा कर मास्टर लुई के खिलाफ लड़ने का कहता है। ये सुन ऑर्फन गैंग वाले मास्टर लुई की असलियत पूरे शहर में फैला देता है, जिससे शहर के लोग मास्टर लुई के खिलाफ हो जाते हैं। ये देख मास्टर लुई सबसे कहता है कि जो कोई फी को मारेगा वो मेरा मुंह बोला बेटा बन जाएगा। ये सुन लुई के आदमी पूरे शहर में दंगे करने लग जाते हैं। दूसरी ओर फी अपने एक साथी को यहाँ से बचाकर ले जा रहा होता है। इसी बीच बिग टूट यहाँ आकर मास्टर लुई के लोगों को मारकर फी की हेल्प करता है। इसके बाद फी उन 300 मजदूरों को आज़ाद कर देता है। फिर सभी मजदूर और फी मास्टर लुई के पास जाकर आंदोलन करने लग जाते हैं। यहाँ फी मास्टर लुई से कहता है कि अगर हमारे बीच फाइट हुई तो इसमें बहुत लोग मारे जाएंगे, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि हम दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। मास्टर लुई इस बात को मान लेता है। इसके बाद फी फाइट से पहले रूम में आग लगा देता है। फिर जब दोनों की फाइट शुरू होती है तो मास्टर लुई फी को बहुत गंदा मारते हैं, लेकिन थोड़ी देर में फी मास्टर लुई पर हावी हो जाता है। लुई नीचे गिरने ही वाला होता है तभी फी उसे पकड़ लेता है। फी यहाँ मास्टर लुई को बचाना चाहता था, पर मास्टर लुई फी की मदद लेने से अच्छा नीचे गिरकर मरना पसंद करता है। आग की वजह से मास्टर लुई की जलकर मौत हो जाती है। इसके बाद फी अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करने के लिए एक अनाथ आश्रम खोलता है, जिसमें वो खुद रहकर अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने वाला है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी आप सबको कैसी लगी, स्टोरी पसंद आया या नहीं, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।